हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हमने एक Q&A सेशन रखा है अपने ऑफिस के अंदर अपने कुछ एम्प्लॉयज़ और क्लीग के साथ। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बोले सर आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो और हम ऑफिस में हमें भी आपसे कुछ सवाल करने हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। तो उसको लेके आज हमने एक छोटा सेशन रखा है जिसमें हम कुछ बातचीत करेंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं हो सकता है उससे भी आपको हेल्प मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। हमने थोड़े बहुत गपशप किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सर क्या मसल लॉस करे बिना फैट लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको अपने मसल को सिक्योर करना है और आपको फैट लॉस करना है तो आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी। अब सही डाइट में देखिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इनको तो मेंटेन करना ही है। बेसिकली आपको अपने अमीनोज़ को मेंटेन करना है ना। तो अगर आपके अमीनो एसिड्स कंप्लीट हैं और आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो आपका फैट लॉस होगा, मसल लॉस नहीं होगा। फैट लॉस के अंदर हमें मील्स कम करनी पड़ती हैं तो हमारी डाइट भी कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, तो फिर मसल गेन कैसे होगी उस टाइम पे? अब डाइट में पूरे दिन का जो प्रोटीन, आपके वेट कितना है आपका? मेरा वेट 81 केजीज। 81 केजी, तो ऑलमोस्ट 160 टू 165 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक, तो आपको प्रोटीन में अगर आपने 5 मील कंज्यूम किया तो उससे तो आपको प्रोटीन पूरा हो जा रहा है। आपकी पर डे की अगर मैं कैलोरी इंटेक निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 2000 कैलोरी से लेके चलते हैं, आपको पर डे 2000 कैलोरी चाहिए, तो वो आपको मेंटेन करनी है। अब अगर आप 2000 कैलोरीज मेंटेन कर रहे हो विद प्रोटीन एंड थोड़ा सा फाइबर, जिससे कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो, तो आपका जो मसल साइज है आज के टाइम पे जितना भी आपने मेंटेन किया है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, अपनी कैलोरीज इंटेक को पूरा कर रहे हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन आपका मसल लॉस नहीं होने देता है और साथ के साथ प्रोटीन आपका फैट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं करते हो और उसके बाद फिर आप फैट लॉस कर रहे हो तो फिर आपके मसल साइज गिरने के चांसेस हैं। कई बार हम गलतियाँ क्या करते हैं ना कि कैलोरीज कम रखते हैं, जिससे लोग देखा होगा बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं कि भाई हम कैलोरीज को कम कर लेते हैं, फैट लॉस हो जाएगा, है ना। तो वो कम करते हैं और उसकी वजह से प्रोटीन भी हमारा थोड़ा कम रखते हैं, जिससे हमारा फैट तो कम होता है, मसल भी लॉस होता है। तो थोड़ी सी ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखो तो नहीं होगा। सर मेल और फीमेल के लिए सप्लीमेंट्स अलग अलग होते हैं या सेम ही, और कोई अलग ब्रांड्स आप सजेस्ट कर सकते हो? इसको मैं ना थोड़ा सा आपको इस तरह समझाना चाहूँगा कि जब आप खाना खाने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, कहीं लिखा रहता है मेल मेन्यू या फीमेल मेन्यू। ट्रैवल करते हुए लिखा था मेल टिकट बुकिंग या फीमेल टिकट बुकिंग। काउंटर्स तो होते हैं बट ऐसा तो नहीं, ट्रैवल तो एक ही ट्रेन में करते हो या फ्लाइट में करते हो, या घर में बनता है कि मेल खाना बनाया या फीमेल। वर्कआउट में भी ऐसे ही होता है। तो वर्कआउट में भी आप जिम में कहीं नहीं लिखाते ये मेल वर्कआउट है फीमेल है। सबकी बॉडी ऑटोनॉमी सेम होती है, मसल्स भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो आपका वर्कआउट जब सेम है तो डाइट भी सेम है, तो मतलब सप्लीमेंट भी सेम है। सप्लीमेंट में भी कोई ऐसा नहीं होता है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब मेल जो कंज्यूम करता है वही फीमेल को लेने होते हैं। सर जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर हम एक साथ नकली और असली डिब्बे को रख दे साथ में, किसी प्रोटीन के डिब्बे को, तो उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बंदा। तो सर इसके लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि हम कैसे पता लगाए? देखिए, सबसे पहले डब्बे अगर आप पहुंच गए हो, आपको सप्लीमेंट लेना है तो मीडिएटर को हटा दो। आप मीडिएटर कई बार हम किसी फ्रेंड के कहने पे या अपने किसी ट्रेनर के कहने पे या किसी के कहने पे किसी शॉप से खरीदते हैं। सबसे पहले वो हटाओ। उसके बाद दूसरी चीज़, जहाँ से आप खरीद रहे हो, है ना, पढ़े लिखे हो, गूगल कर सकते हो कि भाई अच्छे सप्लीमेंट कंपनीज कौन सी हैं जो बेचती है, या फिर आपने किसी ने बताया कि भाई वहाँ से सप्लीमेंट अच्छे मिलते हैं, उनके पास जाओगे आप, बोले सर बिल भी दे देना, इसका बिल ज़रूर लेना है आप। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो भी सप्लीमेंट अगर वो इंडिया मैन्युफैक्चर हुआ है तो उस पर मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर, उस पर उसका लाइसेंस नंबर भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें उस पर हैं विद टैग तो ठीक है। अगर आप इंपोर्ट खरीदते, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं उस पर इम्पोर्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उस पर टैग लगा इम्पोर्टर का, आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैलिड इम्पोर्टर है, इसी ने इम्पोर्ट किया। क्योंकि इंडिया के अंदर ना जो बड़े ब्रांड है जैसे डायमेटाइज है, ओन है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो इम्पोर्ट होकर इंडिया में आते हैं। सबके ऑफिशियल इम्पोर्टर हैं, वो बस गिने चुने लोग हैं, उन्हीं की स्टैंप होती है, वहाँ से वैलिडेट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में जो अच्छे ब्रांड होते हैं ना,
उनके डब्बों के ऊपर स्कैन कोड आता है, जैसे आप स्कैन करोगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चला जाएगा, तो आप ईजिली वेरीफाई कर सकते हो। तो इसमें आप जो नकली चीज़ आती है उससे बच जाओगे। जो नकली चीज़ें होगी ना उस पर वो बार कोड वगैरह नहीं होगा, स्कैन नहीं कर पाओगे। सर ऐसा कोई सप्लीमेंट है या डाइट प्लान है जिससे जो आइटम प्लस होते हैं उनका पेट होता है निकल आता है, उससे वो अपनी बेली को कट कर सकें? देखिए, आईटी एम्प्लॉयज़ कहना पेट निकल जाना तो ये एक अलग बात हो गई। सिटिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि बैठ के मोस्टली आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो। इसमें हमने कई बार पहले वीडियो बनाई है कि अब आप 1-2 घंटे में खड़े होकर स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा वॉक कर लिया, घूम लिया। तो ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे बैठे रहो तो आपके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा है। इतना टाइम तो हर कंपनी में मिलता है कि आप 1-8 घंटे में मूव कर सको, तो अपने आलस की वजह से नहीं करते, है ना। लगे हैं तो लगे ही हुए हैं। देखिए, इसके लिए डाइट प्लान तो यही है कि भाई आप जितना सिटिंग वर्क आपका है तो आप एक तो कैफीन थोड़ा कंज्यूम करो, एनर्जेटिक रहोगे उसमें। बाकी लो कैलोरीज फूड जितने भी होते हैं, मतलब उसमें आप जैसे सैलड ले लो, है ना। इसके साथ साथ आप मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट जैसे कि समोसा या तला भुना खाना जो है वो अवॉइड करो आप, है ना। उसके साथ रही सप्लीमेंट की बात, सप्लीमेंट में अगर आप वर्कआउट ही नहीं करते तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आपका पेट निकला मतलब कि आप एक्टिव नहीं हो वर्कआउट को लेके। अगर आप एक्टिव हो तो फिर सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो खुद को एक्टिव करना पड़ेगा। उन सबसे पहले आपको अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। डाइट के लिए आप पावरजेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आईटी एम्प्लॉय के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी हमने, उसको ज़रूर देखना। सर जैसे आपने अभी बताया कि जैसे इनका क्वेश्चन था कि आईटी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो उनकी सीटिंग जॉब होती है, बट यूजुअली जो कंप्यूटर वगैरह पे भी नहीं इतना टाइम बिता रहे हैं उनके साथ में भी फ़ैट की प्रॉब्लम है कि बेली फैट होता है, तो वो क्या डिफरेंस है? प्लस एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे कि कोई पर्सन है जो कि बहुत स्पाइसी फूड खा रहा है या बाहर का खाना ज़्यादा खा रहा है और वो एकदम से वो खाना छोड़ देता है, किसी पर्टिकुलर डाइट पे आ जाता है, तो चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ेगा या फिर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे? हाँ, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले ना इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी जो हैबिट है ना खाने की, उसको तो बदलना ही पड़ेगा। आपको पहले तो 3 मील से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने नाश्ता किया, लंच किया और डिनर किया, फिर यही 3 मील जनरल लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 5 to 6 में, है ना। मतलब कि थोड़ा ब्रेक कर दो, छोटा मील कर लो और इसकी मतलब कि क्वांटिटी कम करके और मील की वॉल्यूम बढ़ा दो। मतलब कि अगर आप 3 ले रहे हो तो 6 ले लो मील को, है ना। 6 मील में उसको डिवाइड कर लो। अब जैसे कि ब्रंच होते हैं, है ना, आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर ब्रंच कर लिया, फिर लंच कर लिया, फिर इवनिंग में स्नैक्स ले लिया, फिर डिनर कर लिया। इस तरह से मील को तैयार करना है। अब जो आपने एक बात बोली कि स्पाइसी फूड, ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं और एकदम से उनको बोले कि अपनी डाइट को स्विच कर लो, प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी को ना आदत है स्पाइसी खाने की, या तो आपका टेस्ट ख़राब होगा तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो पता तभी चलते हैं जब कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप धीरे धीरे स्विच करो। मान लो कि आज आपको एक डाइट प्लान बदलना है तो आज से मत बदलो। अपने मील में 1-1, 2-2 मील वो ऐड करो जो आपको पसंद था। उसके बाद आपको हर वीक ख़राब मील को कम करते रहना है और फिर विद इन ए वीक या 15 दिन में आप अच्छे मील पे आ जाओगे। फिर बॉडी को उसके हाथ पर, इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और टेस्ट भी बना रहेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे मैं प्री वर्कआउट का क्या ऐसा नेचुरल सब्स्टिट्यूट लूँ और प्रोटीन का क्या ऐसा अच्छा नेचुरल सब्स्टिट्यूट लूँ जिससे मेरी बॉडी में एडल्ट्रेशन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और कोई चांस ना हो पाए? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सप्लीमेंट ना हम लेना भी ना चाहे तब भी हम ले रहे हैं। आजकल कोई चीज़ ऑर्गेनिक तो बची नहीं है ना। आप जो सब्जियां खा रहे हैं या जो घर में आटा बनता है, ऑर्गेनिकली तो आ नहीं रहा है, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक जो लोग बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी हैं और वो उनको दाम भी नहीं मिलते फार्मर्स को। तो आजकल आप देखोगे ना, हर फार्मर जो है दवाइयाँ डाल के खेती करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो और मार्केट में रेट अच्छे मिले। तो वो ऑर्गेनिक चीज़ तो भूल ही जाए। दूसरा, एनवायरनमेंट चेंजेस। पहले के टाइम में जिस तरह आप आयुर्वेद की बात कर रहे हो, 400-500 साल पहले अलग एनवायरनमेंट था, आज अलग एनवायरनमेंट है। तो बट ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट के बिना ठीक नहीं रह सकते। सप्लीमेंट को आपको तभी इंट्रोड्यूस करना होता है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको बस फिट रहना है, अच्छी नींद आती है। फिट इंसान कौन है?
अच्छा खाना खाता है, अच्छी नींद आती है, अपना काम टाइम से करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो वो फिट ही है ना। लेकिन आप समझो कि एक ह्यूमन है, अब मेरे पास एक मसल है, ये थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है, बेसिकली नहीं होता इतना, इसकी ज़रूरत क्यों है भाई, हमें अच्छा दिखना है, या हमें लीन मसल मास चाहिए या थोड़ा सा हेल्दी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा के लिए क्या होगा, या तो उसको आप डाइट से मेंटेन कर लो। अब अगर आप डाइट से मेंटेन करने जा रहे हो तो उसमें आपके जो इंटरनल बॉडी के फंक्शंस है, लीवर, किडनी, वो चीज़ को प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेंगे, तो आपको वहाँ से आउटकम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करते, अब बात समझो कि आपको मैं बोलूँ कि दिन में आपको मसल साइज़ बढ़ाना, फॉर एग्जांपल आपको दिन में 6 मील लेने हैं। अब 6 मील में किसी में आलू भुर्जी है, किसी में दाल चावल है, किसी में रोटी है, तो क्या इतना खाना खा पाओगे? डाइजेस्ट भी नहीं होगा, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो यहाँ पे तो सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जनरल फिटनेस के लिए बस अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन मेंटेन करना है, आपका वेट मान लो 70 किलो है, 70 ग्राम प्रोटीन आप नेचुरल डाइट से ले सकते हो, सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाता है डाइट से, है ना, और फैट वो भी नेचुरली मिल जाता है। तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि अगर आपको जनरल फिटनेस चाहिए तो उसमें सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिकली बिल्कुल ठीक रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, बॉडी बिल्डिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, वो नेचुरली पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बेसिक योगा वगैरह कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, उसके लिए सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, और फिट भी रह सकते सर अगर कोई एक्टोमॉर्फ बॉडी है जिसकी, और वो चाहता है कि मैं हो। आप एक्टोमॉर्फ हैं? मेरे को शायद ऐसा लगता है, बट मुझे कंफ्यूजन है सर। तो अगर एक्टोमॉर्फ है कोई, लेकिन वो चाहता है कि मसल अच्छे से वो बना पाए, मसल बिल्डिंग करके, एक्सरसाइज करके, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि एक्टोमॉर्फ की तो शायद लीन बॉडी होती है, तो ऐसा हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है, वही मैंने बोला कि अगर आप नेचुरली बिना सप्लीमेंट के बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो एक्टोमॉर्फ होते हुए, तो पॉसिबल। मैंने बोला ना कि अब इंसान जैसा है, अगर उसको थोड़ा सा जानवर जैसा बनना है शरीर को, तो वो चीज़ें तो ऐड ऑन करनी पड़ेगी ना उसमें। इसीलिए मेडिकल साइंस आई थी, है ना। मेडिकल साइंस में चीज़ों को आसान कर दिया गया। अगर आप प्रोटीन की बात कर लो तो दूध से तो बना रहे हैं, एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं, आजकल तो प्लांट प्रोटीन्स भी आगे, जो लोग वेगन हैं वो लेते हैं। तो इसको क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, जिससे आपका डाइजेशन ईजी हो सके और आपकी बॉडी में उसके अच्छे रिजल्ट आ गए। साइंस इंप्रूव हो रही है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है जहाँ चीज़ आपके पास गलत आ जाती है। खाना भी आप गलत खाओगे, देर का रखा हुआ खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। सेम चीज़ है, सप्लीमेंट भी खराब खाओगे तो उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। अगर हम अपनी डाइट चेंज कर गए और अपनी कंप्लीट डाइट हम 80% डाइट अगर फ्रूट बेस्ड कर दें, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपने जो पूछा है कि पूरी डाइट को फ्रूट पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। गर्ल्स के लिए 1 पोर्शन और बॉयज़ के लिए जो मतलब 2 पोर्शन, मतलब कि आप दिन में 2 बार फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपका जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है 15 ग्राम से ज़्यादा, जो हार्मफुल है आपके लिए। क्योंकि फ्रूट के अंदर भी तो शुगर ही होती है, कोई भी फ्रूट आप ले लो, सब में शुगर मिलेगी आपको। तो सर जैसे यूजुअली यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं या किसी से सुनते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि बेली फैट या फिर आपकी बेली तब निकलती है जब आपका लिवर में सूजन हो या फिर लिवर बढ़ रहा हो। तो यूजुअली यही कारण होता है या फिर कुछ और भी मतलब इसके रीजन है? देखिए, जो बैली के आसपास फैट होता है ना, सबसे पहले यहाँ क्यों जमता है, ये समझने की कोशिश करो आप। बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन होता है। अब ग्लाइकोजन क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को स्टोर करता है। आप जो भी खाते हो वो ग्लाइकोजन में जमा हो जाता है। मतलब हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, और सेकेंडरी क्या है, फैट है। मतलब कि आपने सुना होगा आजकल एक कीटो डाइट बहुत फेमस है। कीटो डाइट क्या होती है कि जो आप कार्ब्स बंद कर देते हो, कार्बोहाइड्रेट, तो आपकी बॉडी जो एनर्जी को लेना स्टार्ट कर देती है वो फैट से लेना स्टार्ट कर देती है, इसलिए उसमें जल्दी फैट कम होता है। अब आप जो भी खाना खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। अब आपका जब ग्लाइकोजन फुल हो जाता है और उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज कैसे करोगे आप, या तो इतना काम करोगे जितना आपकी कैलोरी है वो कंज्यूम हो जाए पर डे। अगर आप इतना बॉडी से काम ही नहीं ले रहे हो तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, आपके ऑर्गन्स के आसपास जम जा रही है। सबसे पहले फैट इंटरनली जमता है, इसलिए वो लीवर फैटी होता है। आपने सुना होगा इसका लीवर फैटी है। वो फैटी लीवर का मतलब क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके हैं लीवर के आसपास फैट जमना स्टार्ट हो गया है, अब वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। अब फैट बाहर से नहीं जम रहा है, फैट जम अंदर से ही रहा, तो लेयर बाहर दिख रही है।
है ना। कभी ऐसा होता है हाथ में फैट आ गया, आपकी स्किन ही तो आती है, तो उसको हम फैट कहते हैं। तो अब रिड्यूस भी ऐसे ही होता है। तो करना क्या है आपको कि ग्लाइकोजन को कम रखना है, मतलब आपकी पर डे कैलोरी इनटेक, या तो आप इतना खाना खा रहे हो वो यूटिलाइज कर रहे हो, अगर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो कैलोरी इनटेक कम रखो, तो फैट बनेगा नहीं। और सबसे पहले फैट आपके ऑर्गन्स के पास ही जमता है, इसलिए वो बाहर बेली के आसपास सबसे पहले दिखाई देता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स यहीं पे हैं। मेरा वेट था सर 47 kg अभी बीच में, 1 महीने पहले मैंने गेनर यूज़ किया, मेरा हो गया 49। उसके बाद मैंने गेनर छोड़ दिया, अब रह गया है सर 43 kg। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा वेट एक जगह टिक जाए और कम ना हो। तो आप वेट बढ़ाने के लिए बस खाना ही खाते हैं या कुछ और भी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? एक्सरसाइज भी करता हूं सर घर पे नॉर्मली। नॉर्मल में क्या? नॉर्मली डिप्स वगैरह बस घर पे। डिप्स वगैरह करते हैं? हाँ तो खाना दिन में कितने मील लेते हो आप? सर मैं 3 से 4 टाइम खाता हूँ खाना। और मतलब रोटी सब्जी दबा के खाते हो? हाँ। फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है? नहीं, भूख लगती है? भूख लगती है सर बराबर, नींद भी बराबर आती है। तो जितनी भूख लगती है उतना ही खाया करो, खाता हूँ बार बार खाओ। दिन में मेरे को 4 से 5 दफ़ा भूख लगती है, 4 से 5 दफ़ा खाता भी हूँ। देखिए आपकी एज कितनी है? मेरी एज सर 27 है। वेट बढ़ना मतलब जिस तरह की आपने बताया कि आपका मील भी ठीक है, भूख भी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत फास्ट है, मतलब इसलिए आपको भूख बार बार लग रही है। तो आपको यही करना है कि आपको वैसे खाना, जैसे कि अब मैंने देखा आपको खाते हुए समोसा भी खाते हो आप, हाँ मैं खाता हूँ सर। है ना। आपको करना क्या है ना कि जैसे बनाना शेक हो गया या चावल हो गए, है ना, इस तरह के रोटियां हो गई, इनको ज़्यादा खाओ, क्योंकि इसमें के अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आप खाते हो समोसा वो बैड कैलोरीज है, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होना है पेट के या आपके वेट के ऊपर। वेट गेन सॉलिड चीज़ ही करेगी, है ना। तो सॉलिड के अंदर आपका जो है राइस है, रोटी है, फ्रूट्स हो गए, इनको अपनी डाइट में ऐड कर लो आप, है ना। रही आपके जो गेनर की आपने बात बताई, उससे बेटर तरीका है कि आप प्रोटीन ले लो, उसको आप शेक में मिला के कंज्यूम करो। पर डे आपको कम से कम भी 3000 कैलोरी चाहिए अगर आपको वेट बढ़ाना है। तो अब 3000 कैलोरीज कैसे आएगी? ये सारे खाने से आएगी। अगर आपको अच्छी भूख लगती है तो आप दिन में 5 मील करो और सब में हाई कार्ब्स, हाई कार्बोहाइड्रेट। आपको देखना हर मंथ में 2 से 3 किलो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट डिसिप्लिन। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप जिम ज्वाइन करोगे एज ए अपनी एज में, बट जैसे आपकी एज बढ़ेगी और जब आप ओल्ड एज में आओगे तब आपकी बॉडी पेन होगी और आपके हर हड्डियों के जोड़ों में दर्द होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सच में ही है या फिर ऐसे ही लोग बात बोलते हैं? देखिए, जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, सही बात है। अब जब आपने किया ही नहीं तो आप मान लोगे बिना करे, ये तो वो बात हो गई, हम लड़े भी नहीं और हार भी मान ली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो जो बात बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द होता है, किसान पहले ना खेत में इतने मेहनत करता है और वो उनकी एज देखो फिट रहते हैं 80 90 साल तक, उनकी तो हड्डियों में दर्द नहीं होता है। गलत एक्सरसाइज करने से जो इंजरीज होती है ना बॉडी के अंदर, या हम बिना वार्म अप किए वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उसकी वजह से नोट्स वगैरह बन जाती है, या फिर शोल्डर इंजरी, ये सारी जो इंजरीज हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम करती है बाद में जाके। क्यों? क्योंकि आप वार्म अप करते नहीं हो, बॉडी को हिट करते नहीं हो, सीधे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हो, क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, कम पानी पीते हो, वर्कआउट हैवी करते हो। ये ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसी को मिथ मान लिया जाता है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, अपने वर्कआउट को सही से परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिव और डायनेमिक, मतलब कि वर्कआउट करने से पहले भी आपने स्ट्रेचिंग किया और वर्कआउट के बाद भी किया और अच्छी डाइट ली, आप लंबा जियोगे और दर्द कभी नहीं होगा। सर एक परफेक्ट डाइट प्लान क्या होगा कि हम पूरा दिन 9 आवर्स का सिटिंग जॉब करते हैं जिससे फैट लॉस भी हो जाए और आगे बढ़े भी? ओके, देखिए, परफेक्ट डाइट प्लान आपका वेट भी ना बढ़े और आप एनर्जेटिक भी रहो, है ना। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जवाब दिया था आपको, सबसे पहले आपको पर डे की अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, BMR। आप गूगल पे जाओगे ना, BMR लिखोगे तो वहाँ से आप निकाल सकते हो अपनी हाइट, एज और वेट से कि आपको पर डे कितनी कैलोरी चाहिए। पढ़े लिखे हो तो इतनी कैलकुलेशन ज़रूर करनी चाहिए। अब जब आप फॉर एग्जांपल आपकी 1600 के आसपास आएगी, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, तो आप ये देखो पूरे दिन में ऐसा क्या खाते हो कि जिससे आपके प्रोटीन पूरा हो जाए, आपको फैट भी मिल जाए और डाइजेशन प्रॉब्लम भी ना हो। डाइजेशन प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती अगर आप अच्छा खाना खाओगे। फाइबर होना चाहिए खाने के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं होती।
तो आपका क्या करना है कि आपको 1600 कैलोरीज मेंटेन करनी है सेम वेट को मेंटेन करने के लिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो अब परफेक्ट डाइट प्लान क्या हुआ कि आप 3 से 4 ऐसे मील बनाओ जिसमें आपके वेट के हिसाब से 50 से 60 ग्राम पर डे का प्रोटीन मिल जाए और थोड़ा सा फैट मिल जाए 4 से 5 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए 200 से 300 ग्राम। आपकी ये डाइट होनी चाहिए। इस डाइट में आप क्या ऐड कर सकते हो नेचुरली, पनीर सैलड ले लो, है ना। इसके अलावा उसमें भी पनीर होता है, पनीर में प्रोटीन मिल जाएगा आपको अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करते हो। इसके अलावा आप जो है कर्ड ले सकते हो, कर्ड में जैसे फ्रूट में अगर आप ले सकते हो अनार यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ आप जो है अगर पराठा खाते हो दिन में एक पराठा भी खा सकते हो, लेस ऑयली, मतलब उसमें ज़्यादा तेल में भुना हुआ ना हो, और थोड़ा सा उसमें एक आलू मैश करके आप बना सकते हो। तो ये 3 मील आपके बन जाएंगे, है ना। तो इसमें आप इंडियन फूड के हिसाब से सारी डाइट आपको मिल रही है और प्रॉपर मील आपका है, जिससे आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी और हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। बट सबसे ज़रूरी है कि आपने मील चेंज तो करते रहो, कैलोरीज आपको पता होनी चाहिए। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि आपने आज तो ले लिया 3000 कैलोरी, एक दिन लिया 1000 कैलोरीज, है ना। तो क्या हो रहा है आपका मेटाबॉलिज्म ना पता नहीं चल रहा है कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए वेट ऊपर नीचे होता है। तो इसको मेंटेन रखना है आपको। और ये पता क्या, आप कुछ भी चीज़ लिखोगे गूगल पे कि बनाने में कितनी कैलोरी है, रोटी में कितनी है, सब पता चल जाता है आपको। अगर वो अंडर डिसिप्लिन है, मतलब मेंटेन है कैलोरी, तो वेट कभी नहीं बढ़ेगा और न्यूट्रिशंस भी पूरे मिल जाएंगे। अब न्यूट्रिशंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ में न्यूट्रिशन ज़्यादा है ना। 2 तरह की कैलोरीज होती है, गुड और बैड। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा गुड कैलोरीज क्या होती हैं और बैड कैलोरीज क्या होती हैं। तो आपको गुड कंज्यूम करनी है। और अपने खाने में फाइबर, मतलब फाइबर जैसे किस चीज़ में मिल जाएगा, रोटी में फाइबर होता है, आटे में, है ना। फ्रूट्स में, एप्पल में फाइबर होता है, ब्रोकली वगैरह ऐड कर लो, फाइबर आपको मिल जाएगा। तो फाइबर क्या होता है कि कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करने से, फाइबर ऐड कर लोगे डाइट में तो वो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं। और एक परफेक्ट मील टाइमिंग भी फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे शाम में यहाँ से ऑफिस से 8 बजे जाओ, फिर बनाना होता है खाना, तो ऐसे बोलते हैं ना, साइकिल होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने डिनर 7 बजे किया, आज आपने 10 बजे किया, है ना। ये तरीका इसका ये है कि आप अपने मील को अगर ऑफिस आते हो ना, तो 2 से 3 मील तो आप कैरी कर सकते हो जो आपके ऑफिस आवर्स हैं। मान लो आप 10 से 6 काम करते हो तो आप 3 मील वहाँ ले सकते हो। तो आपका एक डाइट मेंटेन है कि आप 6 दिन काम करते हो तो आपने 6 दिन तो डाइट मेंटेन कर ली। अब घर जाने के बाद आपके पास 2 से 3 घंटे बचते हैं, आपने लास्ट मील वहाँ कंज्यूम कर लिया। तो इसमें क्या है, आपकी साइकिल प्रॉपर है ना। लेकिन क्या होता है ना कि आपने ऑफिस में सही से डाइट नहीं ली, घर में भी आप लेट हो गए, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। साइकिल आपने जो सुना है वो सही है, वो होनी चाहिए। प्रॉपर बॉडी को पता होता है कि भाई अब मुझे ये खाने का मेरा ये टाइम है, मेरा ये टाइम ब्रेकफास्ट का है, लंच का है, ये डिनर का है। जैसे मेरा अपना मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर जैसी कोई बात नहीं होती है, मील कोई बात होती है। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट टाइमिंग दोपहर का 2 बजे का है। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट मील मेरा रात के 12 बजे का है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, साइकिल सही होनी चाहिए और मील पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 2 या 3 मील खा रहे हो। अगर मैंने 5 मील लेने हैं तो मैं 5 लूँगा और पर डे के हिसाब से सेम मेरा टाइमिंग रहेगा। मेरा ब्रेकफास्ट 2 बजे है, फिर मेरा सेकंड मील 4 बजे है। ये सभी के लिए, अच्छी फिजिक के लिए थोड़ा करना पड़ेगा मेरे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिम ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट एज होनी चाहिए, मतलब 18 प्लस ही होना चाहिए? देखिए, जिम की ना कोई परफेक्ट एज नहीं होती है। 18 ईयर्स का तो ऐसे सब जगह लिखा होता है, सप्लीमेंट पे भी लिखा होता है, जिम में भी आजकल लिखा है छोटे बच्चे अलाउड नहीं है ना। उसका कारण बस ये है कि वहाँ चोट ना लगे, क्योंकि वहाँ पे लिफ्टिंग करते समय गलतियाँ हो जाती हैं। और फिर अगर कोई बच्चा 10-12 साल का जिम चला गया और इतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाया तो इंजरी हो जाएगी। अब एक छोटे छोटे मिथ भी है, जिम जाने से हाइट रुक जाती है। सेम ये क्वेश्चन मेरा भी था इसी में कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ये बेकार की चीज़ें होती हैं। जिम का मतलब ये नहीं है कि आपको वेट लिफ्टिंग ही करनी है ना। जिम का मतलब है कि आप एक फिटनेस अरीना है जहाँ आप अपनी फिटनेस को ठीक रख रहे हो। अब कोई छोटा बच्चा जाके स्ट्रेचिंग कर सकता है, जंपिंग जैक कर सकता है। पीटी नहीं होती बचपन में स्कूल में, वो भी तो जिम के अंदर ही होती है वो सब चीज़ें। बट सर पीटी और जिम में बहुत डिफरेंस होगी ना फिर वहाँ। जिम मतलब जिम को हमने समझ लिया है कि हार्डकोर वेट उठाने वाली चीज़, ऐसा नहीं होता है। आप जिम के अंदर जाओ, वहाँ आपको जुम्बा अलग मिलेगा, कार्डियो सेक्शन अलग मिलेगा, स्ट्रेंथ एरिया अलग मिलेगा। जिम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्कआउट्स। तो आपकी एज के हिसाब से आपको क्या सूटेबल है वो आप कर सकते हो। तो इसकी कोई एज नहीं, हर एज के लिए अलग वर्कआउट्स है। जिम जाओ, बट ये पता होना चाहिए अभी करना क्या है, राइट।
आज बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने पूरी वीडियो अगर देखी है तो बहुत सारे अच्छे सवाल लोगों ने पूछे, मेरे कलीग्स और हमारे एम्प्लॉयज़ ने, जो भी उनके मन में क्वेश्चंस थे, जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से उनको सही राय दी, सही सवाल के जवाब दिए। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया, आप लोगों के मन में कोई किसी भी तरह का डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी तो आदत है कमेंट पे रिप्लाई देना और कमेंट पे एक वीडियो बनाना आपके लिए, जिससे आपकी हेल्प हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।